क्लास में हम सॉल्यूशन के हर टॉपिक पढ़ाते गए आप लोगों को। तो सॉल्यूशन के हर टॉपिक के बच्चे डिस्कस करते गए। अब डिस्कस हमको करना है इसमें सोल्यूबिलिटी पर। तो सोल्यूबिलिटी मीन्स घुलनशीलता। तो होता है क्या केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक के सब्सटेंस में घुलेगा, उसमें भी पोलर पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस से। वाटर में सॉल्ट, इनऑर्गेनिक का वाटर भी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सॉल्ट NaCl, सोडियम कार्बोनेट, यह सब घुल सकता है। मगर वही जो हम चाहेंगे जो वाटर को बेंजीन में घुलाएं, वाटर में वही कार्बन टेट्राक्लोराइड को घुलाएं, मीथेन को घुलाएं, वह नहीं घुलेगा, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पोलर पोलर कंपाउंड में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। तो इसलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो जिस मीडियम में है उसी मीडियम में आपको घुलेगा। तो वह अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जो प्रोसेस से घुलाते हैं वह कहलाता है डाई सॉल्यूशन। तो solubility when a solid is added to लिक्विड में सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं, तो लिक्विड के सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट कीप्स ऑन डिजॉल्विंग, सॉल्यूट उसमें कीप रखता है, डिजॉल्व करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जब ये उसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यह कंसंट्रेशन बढ़ने की इसी को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉन एज डाई सॉल्यूशन। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं डाई सॉल्यूशन। तो यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से वह डिजॉल्व रखता है, कंसंट्रेशन हाई कहलाता है, उसी को कहते हैं डाई सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट को एक लिमिट तक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, यानी कंप्लीट। अगर उसको और हम डालते गए, पानी है, एक क्षमते तक उसमें साल्ट हम डिजॉल्व करा सकते हैं, थोड़ा देर तक वो डिजॉल्व होगा, उसके बाद अब जो चाहेंगे डिजॉल्व करना से वो नहीं डिजॉल्व होगा, तो एक स्ट्रेंथ तक ही। उसके बाद साल्ट उसमें वाटर जो है डिजॉल्व नहीं करेगा मगर साल्ट को रखे रहेगा, कितना भी करेंगे तो आउट हो जाएगा उस सॉल्यूशन से, कंसंट्रेशन लिमिट तक ही होगा। तो उसको उस प्रोसेस को तब कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। नहीं, यानी जितना तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा उसके बाद आउट कर देगा, प्रोसेस कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। तो वही सॉल्यूट जब सेम टेम्परेचर प्रेशर पर क्रिस्टलाइजेशन और सोल्यूबिलिटी डाई सॉल्यूशन होता है, उस वक्त में डायनामिक इक्विलिब्रियम राइज होता है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अगर दोनों क्रिस्टलाइजेशन उसी प्रोसेस वक्त में सॉल्युबिलिटी के इक्वल अमाउंट ऑफ में डिजॉल्व कराएंगे सॉल्यूट को, when equal amount of solute in gram dissolve 100 gram of solvent to form a saturated solution at given temperature which is known as, उसको कहते हैं solubility। इक्वल टेम्परेचर पर जो प्रेशर पर उसको सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं उसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बहुत फैक्टर सब इफेक्ट करता है, तो ये लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर, तो अब देखिए कोई होता है क्या, सॉल्यूट के जितना इजी से उसमें बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो उसका सॉल्वेंट उतना डिजॉल्विंग कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के अनुसार रिएक्शन जो रहता है, केमिकल रिएक्शन होता है दो तरह का, एक्सोथर्मिक होता है और इंडोथर्मिक होता है। एक्सो में मतलब हीट होता है, बाहर रिलीज होता है।
इंडोथर्मिक में होता है हीट क्या होता है, तो एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हीट तो एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में रिलीज करता है, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इस पर हमको यह गौर करना है, हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, अब उसमें सब्सटेंस को डिजॉल्व करा रहे हैं। तो टेम्परेचर के दो केस होगा, एक कोई ऐसा सब्सटेंस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो हीट उस वक्त में क्या करेगा, तो रिलीज करेगा। तो जब ये रिलीज करेगा तो तभी वो रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और जब ये उसमें डालेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो होगा इंडोथर्मिक। तो इसलिए हम लिखे हैं क्या, इट डिपेंड्स डाइसोल्यूशन। डाइसोल्यूशन आप पहले ही हम कह दिए हैं, स्टार्टिंग में किए हैं, तो कह दिए हैं जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कराते हैं प्रोसेस। तो डाइसोल्यूशन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, कोई सब्सटेंस को छूने से अगर ठंडापन मालूम पड़े तो समझिए इंडोथर्मिक है, छूने पर गर्म पड़े तो एक्सोथर्मिक है, इसलिए कि हीट एनर्जी उसमें से रिलीज हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, यूरिया, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, KCl के वाटर में जो डालेंगे तो इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर, बिकॉज यह होता है कौन चीज, इंडोथर्मिक बढ़ाने से उस वक्त में हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए पानी है, उसमें हम ग्लूकोज डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो उसको देखो नीचे में, गिलास के नीचे में छूने से आपको ठंडापन मालूम पड़ेगा, बल्कि गर्म नहीं मालूम पड़ेगा। तो ठंडा जब ये मालूम पड़ा तो समझिए वो रिएक्शन क्या हुआ, इंडोथर्मिक। हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो उस वक्त में तो इसीलिए लिखे हैं डेल्टा H ग्रेटर देन, क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। तो समझिए इंडोथर्मिक के लिए हम लोग चेंज इन इंथैल्पी ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो गया। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इसमें से हीट एब्जॉर्ब किया है तब बनाता है कौन चीज, सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट की ETC इन वाटर में डालेंगे तो डिक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा, बिकॉज डाइसोल्यूशन इस वक्त में क्या होगा, जो कम डिजॉल्व होगा, हीट रिलीज करना शुरू करेगा, तो एक्सोथर्मिक डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी लेस देन 0, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसमें से हीट एनर्जी सॉल्यूशन का क्या होता है, रिलीज होता है। तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक। अब इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम तो सोल्युबिलिटी लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में देख रहे हैं, इफेक्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट देखे। इससे पहले पॉइंट में हम लोग देखे थे हुए थे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं काम करता है, इसलिए प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, देखो बात समझो, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में तो 2-3 केस हो सकता है, लिक्विड को सॉलिड के डिजॉल्व कराए, हो सकता है लिक्विड में लिक्विड को डिजॉल्व कराएंगे तो लिक्विड को गैस में डिजॉल्व कराएंगे, 3 केस हुआ। तो लिक्विड सॉलिड में वह केस हम एक्सप्लेन किए। अब सेकेंड केस के यह बात हम चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी जस्ट उसी तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का, जिस तरह से उसमें कमजोर वीक बॉन्ड रहेगा, वंडरवाल फोर्स कम रहेगा, आसानी से डिजॉल्व करेगा। तो गैस आसानी से लिक्विड में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी अनुसार, टेम्परेचर बढ़ाने में इसमें गैस को टेम्परेचर बढ़ाने से
सोलिबिलिटी घटता है, डिक्रीज करता है गैस का। इसलिए डिक्रीज करता है, जो गैस मोलिकुल्स हो जाता है जब उसमें डिजोल्व कराते थे, गैस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस मोलिकुल्स होता है वेपोराइज, वो उसमें डिजोल्व क्यों बनेगा, वो वेपर बनकर बाहर निकल जाता है। यानी टेम्परेचर गैस को सॉलिड में, लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो उसका सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि गैस मोलिकुल्स प्रेशर पर इसमें इफेक्टेड। मगर एक बात आप अवश्य इंपॉर्टेंट नोट रख लो, या जो इंपॉर्टेंट नोट दो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड होगा। अब इसका केस क्या होता है, एक्वाटिक स्पेसीज जो जलीय जानवर रहता है, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। वो जलीय जो एक्वाटिक एनिमल रहता है, जल में जो रहता है, फिशे रहा, वो कोल्ड में ज्यादा कंफर्टेबल करता है इन कंपेयर टू वार्म वाटर। इसलिए वार्म वाटर, कोल्ड वाटर में गैस उसमें ज्यादा डिजोल्व रहेगा, यानी ऑक्सीजन उसमें ज्यादा डिजोल्व रहेगा, तो उसको रेस्पिरेशन करने के लिए सबको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका ऑक्सीजन कंफर्टेबल ज्यादा मिलता है। इसलिए कोल्ड वाटर मेक्स एक्वाटिक स्पेसीज मोर कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में, ठंडा पानी में ज्यादा रहेगा, रेदर इन कंपेयर टू रेदर वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजोल्व ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन का क्या रहता है, डिजोल्विंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है। अब यहीं पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन डिफरेंट फैक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, विभिन्न टेम्परेचर पर जो हम देखते हैं, तो देखिए इसका लिए इक्वेशन रहता है, यहाँ तो नहीं कहा है, जब बिटवीन लॉग C2/C1 डेल्टा H T2/T1 2.30 R T1। देखिए इधर नहीं, जेई तेई नीट तीट इधर सब एग्जाम सब में पूछता रहता है, डिफरेंट टेम्परेचर, सी कंसंट्रेशन, चेंज इन इंथैल्पी, टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तो उस टेम्परेचर पर कैलकुलेट करेंगे। अब हमको इसी गैस के सोल्यूबिलिटी से, जैसे गैस सोल्यूट करेगा लिक्विड में, तो हमको हेनरी लॉ पढ़ना है। ज्यादा झलक हमको सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से हम लोगों को ज्यादा इसमें रहता है। इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगा, मगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमको यह सोल्यूबिलिटी से मूल पढ़ाने से हमको इस पर आना है क्या, जो हम इसमें हेनरी लॉ का डील करना है। तो हेनरी लॉ को जब गैस में, तो सबस्टांस डालने पर है, कभी प्रेशर डालेंगे, कोई सबस्टांस के अमाउंट डालेंगे, तो उस तरह से डिफिनीशन जो है, जब मास डालेंगे, अब पानी है, वाटर है, वाटर में हम सॉल्ट डालें तब प्रेशर राइज होगा, तो वो जो सॉल्ट डालने से जो प्रेशर राइज होगा उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर का होगा। यह हेनरी लॉ कहता है क्या, जो मास ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब प्रेशर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इसी प्रेशर को कांस्टेंट को तोड़ने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट से, तो K इंटू पी हो गया आपको प्रेशर, R M मास ऑफ गैस, K कांस्टेंट। यह कांस्टेंट जो K जो है, यह डिपेंड करेगा किस किस पर, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, उसके नेचर पर, मास पर, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरे तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर के कांस्टेंट रखे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। कोई सबस्टांस को, अगर देखिए इससे पहले भी हम लोग प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रॉल्स लॉ पढ़े थे, तो रॉल्स लॉ में भी होता है जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, pressure of component is directly proportional to the mole fraction। मगर यहां पर का जो बात हो रहा है सो नहीं, कोई सबस्टांस को उसमें डिजोल्व कराएंगे
लिक्विड में गैस को, तो प्रेशर उठेगा, तो उसका जो डिजॉल्विंग सब्सटेंस है प्रेशर जो राइज होगा, सो प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मिल्क है, वाटर है, तो रॉल्स के मुताबिक मिल्क का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, प्रेशर ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, वहां पर, यहां पर नहीं, यहां पर कोई सब्सटेंस को जब डिजोल्व कराएंगे तब प्रेशर उत्पन्न होगा, तो वो प्रेशर, जैसे कोको कोला है, थम्स अप है, इसमें जितना सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें CO2 डाल देते हैं, तो CO2 डालने से उसका प्रेशर अराइज होता है ना। तो हेनरी लॉ के मुताबिक उसमें अगर हम अब सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डाला, सोडा वाटर में CO2 डाला, उसका मूल काम है प्रेशर अराइज करना, तो उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा उसका मोल फ्रैक्शन का। जब डालेंगे तो प्रेशर उत्पन्न होगा, वह प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन होगा। मगर रॉल्स लॉ में क्या होता है, जो कंपोनेंट है वाटर है कि जिससे वो मटेरियल बना है उसका वो प्रेशर, तो इसलिए यह कहते हैं दूसरा तरफ से सेकंड डिफिनीशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी अनोदर डिफिनीशन ऑफ द हेनरी लॉ, जो at constant temperature pressure is the gas is directly proportional to the हो जाएगा कौन सी मोल फ्रैक्शन, एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमको तो KH हो गया कांस्टेंट, हो गया कांस्टेंट, यह डिपेंड करेगा प्रेशर पर और इसका मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इसको देखते हैं, इसको हम देख रहे हैं वेरिफिकेशन, हेनरी लॉ का वेरिफिकेशन। हेनरी लॉ का वेरिफिकेशन देखते हैं, तो एक एक्सिस पर हम लोग ले लिए मोल फ्रैक्शन, एक एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो पार्शियल प्रेशर भी, मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो पार्शियल प्रेशर, इसलिए यह जो लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन, स्लोप लाइन KH कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी हेनरी लॉ स्लोप ऑफ लाइन P/X पार्शियल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट या KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन या स्लोप। अब हेनरी लॉ को हम एप्लीकेशन देखते हैं, अब जितना सॉफ्ट ड्रिंक सब देखते हैं, सोडा वाटर सब देखते हैं, उसमें CO2 प्रेशर डालने के लिए तो उसमें CO2 डाला जाता है, तो इस CO2 डाला जाता है तो उसमें हम इंडिकेट करेंगे, जो अगर मान लीजिए प्रेशर उसमें ज्यादा हो गया, हर बोतल का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, ज्यादा प्रेशर होगा बोतल फट जाएगा, इसलिए वो लिमिट करने के लिए उसमें तो इंक्रीजेज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सील बोतल के अंदर द प्रेशर, इसमें इसका उपयोग होता है। देखते हैं अब जो अब माउंटेन क्लाइंबर, अब वो अपना रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। तो हम सब जो स्वस्थ आदमी नेचुरल रेस्पिरेशन करते हैं, प्राकृतिक श्वसन करते हैं। जब किसी का तबीयत या बीमार रहता है तो उस वक्त में जो होता है सो उस वक्त में जो प्रेशर होता है तो वो प्रेशर हम लोग आर्टिफिशियल करते हैं, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है, स्वस्थ आदमी भी करता है। माउंटेन क्लाइंबर है, हाई एल्टीट्यूड पर पहाड़ पर ऊपर में चढ़ेंगे, चढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होते जाता है, तो उस वक्त में हम लोग बोतल में पीठ पर लद कर माउंटेन क्लाइंबर, स्कूबा ड्राइवर, गोताखोर जो रहता है शिप के लिए खोजने के लिए, तो उस ऑक्सीजन बोतल में ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन के साथ हीलियम रहता है, तो उसमें गैस को सिलेंडर में भरने के लिए वह हेनरी लॉ के अनुसार चलता है। एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन ग्राउंड लेवल, ऑक्सीजन जो ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल से ऑक्सीजन घटते जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड टिश्यू पीपुल में एट हाई एल्टीट्यूड लो हो जाता है, ज्यादा पर लो हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, लो हो जाने से उसको डिजीज कहते हैं एनोक्सिया,
यानी उसमें आपको सुनाई नहीं देता, हेडेक होने लगता है, माथा का दर्द होने लगता है, तो उसे वॉमिटिंग होने लगता है। इस सब में इसका उपयोग होता है किस हेनरी लॉ का। देखिए हेनरी लॉ रेस्ट्रिक्ट होता है, सबके लिए लागू नहीं रहता है, रेस्ट्रिक्ट रहता है। रेस्ट्रिक्ट क्या, तो लिमिटेशन है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ लिमिटेड, दिस लॉ वैलिड रहेगा, सही होगा जब ऐसा कंडीशन रहेगा, तब सब वक्त में नहीं। यह कंडीशन इस तरह का रहेगा तब ये हेनरी लॉ आपको प्रेशर इज नॉट हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए। अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, बहुत प्रेशर होगा उसमें हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। प्रेशर इज ए प्रेशर नॉट हाई, टेम्परेचर नॉट वेरी लो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम रहेगा उसमें भी काम नहीं करेगा। गैस इज नॉट हाईली सोलेबल, अब बहुत गैस क्या रहता है, बहुत ज्यादा घुल जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा सोलेबल नहीं होना चाहिए गैस का। गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करता हो। गैस डज नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन लिक्विड सॉल्वेंट, ना डिसोसिएटेड एसोसिएटेड लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं होना चाहिए। एजियोट्रॉप्स, अब हम देखते हैं एजियोट्रॉप्स पर। और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होता है, हम लोग सॉल्यूशन तो बाइंड्री सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब एजियोट्रॉप या इसी को कहता है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। अगर हम दो ठो लिक्विड, वाटर है अब इथेनॉल है, दोनों मिला दिए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, 373 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है। इथेनॉल का अपना 273 होता है, वो अपना अलग केल्विन पर रहता है। और ऐसा टेम्परेचर वो मिक्सचर को अगर जब मिलाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर दोनों बॉयल करे उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो those liquid which boils at same temperature, लिक्विड को मिक्सचर 2 और मोर बाइंड्री सॉल्यूशन में, बाइंड्री सॉल्यूशन दो ठो कंपोनेंट के लिए सेम टेम्परेचर पर विदाउट अंडर चेंजिंग कंपोजिशन, बिना कंपोजिशन चेंज में, नॉन एज एजियोट्रॉप। यानी एजियोट्रॉप मींस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एक मिक्सचर दिए 95% इथेनॉल और 5% वाटर मिला दिए, इसको इस यह होता है एजियोट्रॉप होता है, कांस्टेंट होता है। 68% नाइट्रिक एसिड, 32% बाय मास में जो देखते हैं वाटर, तो वह जो होता है यह एजियोट्रॉप होता है बाय मास ऑफ वाटर। तो यह दो तरह का होता है, इट इज मेनली 2 टाइप्स। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप व्हिच corresponding to highest vapor pressure, जैसे हम लोग पढ़े थे जिसमें प्रेशर वेपर प्रेशर हाई, ग्राफ पर जो वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिलेशन देखते थे आइडियल सॉल्यूशन में, which corresponds to highest vapor pressure and vapor pressure curve and saw पॉजिटिव हाईएस्ट रहता है, पॉजिटिव डेविएशन जो जब रहता है तो उसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप तो कहते हैं, एजियोट्रॉप मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। और मिनिमम देखे मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम का व्हिच corresponds to lowest vapor pressure, वेपर प्रेशर कम हो, एंड कर्व सॉ निगेटिव डेविएशन। जैसे हम लोग ग्राफ में देखते थे ना आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ का जो ऑब्जे करता था, तो निगेटिव कहने का मतलब यह रहता था जो यह निगेटिव नीचे लो प्रेशर दिखाए, लो प्रेशर दिखाए, तो लो प्रेशर दिखाए निगेटिव में, तो उसको कहा जाता है मीन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को एक हम आपको टेबल बनाकर दिख देते हैं। स्टूडेंट उसको याद रखना है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इस सब में पूछता है तो उसको आपको मेंटेन करके याद कर लेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे, बार बार इसको आप देखेंगे, याद करेंगे। तो देखिए कंपोजिशन हम ले लिए हैं, वाटर है। अब वाटर
और इथेनॉल को जो मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन हुआ। हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पूरा चैप्टर ही बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। तो वाटर, तो इथेनॉल 95% और तो ए ले लिया है, परसेंटेज ऑफ बी 95, हम ए बी ले लिए हैं। देखिए स्लैब को देखिए, गौर करके देखिए, स्लैब को आस्ते से देखिए, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। ए बी, ए जो लिए हैं वाटर, बी इथेनॉल का सैली है, देखते हैं परसेंटेज बॉइलिंग पॉइंट, ए का बॉइलिंग पॉइंट 370, यानी ए मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, बॉइलिंग पॉइंट बी, बी का इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351। तो वाटर जो बॉयल करता है 373 डिग्री पर बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ देंगे 373, हम के में लिखे हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट के होता है। अब इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर जो सॉल्यूशन बॉयल करे 351 वो सॉल्यूशन, हाँ उसमें भी कंडीशन है जो ट्रॉप बनने के लिए। बी जो परसेंटेज 95, इथेनॉल वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, सो इथेनॉल जो होगा आपको 95%, और तो वाटर कितना परसेंट, 100 में से 5 हटा दो, 5%। अब इसमें हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 फॉर्मूला होता है और इथेनॉल को मिक्सचर, तो क्लोरोफॉर्म जो इसमें बी का परसेंटेज 67%, यानी कहने का मतलब इथेनॉल 67% है, तो वाटर कितना परसेंट, 100 में से 67 हटा दो, तो यानी हो गया कितना 23% क्लोरोफॉर्म। तो दोनों मिल देखिए, अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट ए मीन्स इथेन, क्लोरोफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट होता है 354, इथेनॉल अपना अलग से इथेनॉल बॉयल करता है कितना पर, 351 पर, पर एक कांस्टेंट एजियोट्रॉप तब होगा 332 डिग्री पर एजियोट्रॉप मिक्सचर होगा, यानी इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म मिक्सचर जो होगा सो इथेनॉल 332 पर। उसी तरह से कंपोजिशन बेंजीन और इथेनॉल ले लिए, देखिए ए वाला बेंजीन, बी वाला इथेनॉल, तो बी का परसेंटेज 32, इथेनॉल 32%, तो बेंजीन कितना होगा, 100 में से 32 हटा दो, यानी 78% जब आपको बेंजीन और इथेनॉल 32%। इसलिए हम एक मिक्सचर टेबल बना के हम आपको दिखला दिए, गौर कीजिए, जो हम परसेंटेज इसका कह रहे हैं, इसका कह रहे हैं, तो इसका 100 में से घटा दो तब मिक्सचर रहेगा, तब इसका एजियोट्रॉप मिक्सचर होगा 350। और वैसे अकेला बेंजीन 353 पर बॉयल करेगा, इथेनॉल 351 पर बॉयल करेगा। अब हम इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग जो पर देखिए कंपोजिशन, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ए बी, मास परसेंटेज हम केवल बी को लिए हैं, तो एक समझिए 100 में से घटा दीजिएगा। वैसे कुछ मिक्सचर होगा वो कांस्टेंट परसेंटेज के रूप में रहता है, तभी ना जो ड्रॉप होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम मैक्सिमम को दे दिए हैं, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मास परसेंटेज वाटर जो रहना चाहिए में बी दिए हैं ना परसेंटेज, तो हाइड्रोक्लोरिक 20%, तो हाइड्रोक्लोरिक 20%, तो वाटर कितना होगा 80%, 20% मिक्सचर। तो ए का वाटर का ऑलरेडी आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 और बी 180 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसमें जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा कांस्टेंट होगा 383 हो जाएगा। और उसी तरह से फिर वाटर नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो है 68%, तो वाटर आप ही कहिए कितना परसेंट होगा, 100 में से 68 हटा दो तो वाटर हो जाएगा 32%। 32% 68% मिक्सचर जो होता है सो एजियोट्रॉप होता है, तो एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा 393.5, बॉइलिंग पॉइंट वाटर इतना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड 359। अब इसमें देखते हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन मास ऑफ द परसेंटेज रहता है, एसीटोन हो गया 20%, तो क्लोरोफॉर्म होगा 80%, 80 में से घटा दो यानी
इसका बॉइलिंग पॉइंट ए का 334 और इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 329। तो यह जो मिक्सचर होगा एजोट्रॉप का 347.7%। इस तरह से इसको आप कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा, पेन लेकर। और सब देखने के डाटा हर हमेशा एजोट्रॉप को आप लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब में इस सब पूछता रहता है। और इसके साथ साथ यह क्लास के हम सॉल्यूशन के एगो पैकेज को आप हमारा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सिलसिलेवार हम सिलेबस दिए हुए हैं और हम लास्ट में एक देते हैं एक्सरसाइज का, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सोल्व कर देते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी की तरह से इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और